सोनिया जी का कल का भाषण हारी हुई कांग्रेस का विदाई भाषण था। कल टीवी पर एक राष्ट्र के नाम संदेश प्रकाशित करते वैसे एक इश्तेहार था जिसमें सोनिया जी का भाषण दिखाया गया 3 मिनट का। श्रीमती सोनिया गांधी's appeal on television yesterday was a farewell speech of an exhausted Congress. एक डर पैदा करने की कोशिश बीजेपी और मोदी जी का, उसके लिए एक डर पैदा करने की एक कोशिश थी। राहुल गांधी प्रचार में फेल हो रहे हैं, इसलिए अब सोनिया जी कमान संभालेगी, ये बताने की भी कोशिश थी। लेकिन पूरा भाषण जो 3 मिनट का था पाखंड से भरा था। उन्होंने कहा हम जनता को सत्ता देंगे, उनको अधिकार देंगे। अरे प्रधानमंत्री को तो सत्ता नहीं सौंपी और प्रधानमंत्री को तो सारे अधिकार छीन लिए और अब जनता को देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे लोग डिविजिव है, भेद पैदा करते हैं, विभाजन की राजनीति करते और सांप्रदायिक राजनीति करते। अगर इस देश में कोई विभाजन की राजनीति करता है और सांप्रदायिक राजनीति करता है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। तो ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। वो मजहब के नाम पर मत न बांटने की अपील करेंगे। वो सिखों का नरसंहार करेंगे। वो आसाम से लेकर भागलपुर से लेकर हर दंगे करवाएगी, जो सब तरह के भेदों को प्रोत्साहन देगी। अभी आंध्र और तेलंगाना का निर्माण जो तेलंगाना का हुआ, उसमें राज्य का विभाजन करने के बजाय उन्होंने लोगों का विभाजन कर दिया। तो भेद की राजनीति और सांप्रदायिक राजनीति कांग्रेस करती है और वो उल्टा दूसरों को दोषी दे रही। तो ऐसे भाषण का मुझे नहीं लगता कोई परिणाम होगा। Srimati Sonia Gandhi's appeal yesterday on television was a farewell speech of an exhausted Congress. It was clear display of an effort to create a fear psychosis amongst the voter about the BJP. It also connotes a shift of campaign leadership from Rahul Gandhi to Sonia Gandhi, as Rahul has not clicked. The whole speech was hypocrisy because she talked about giving power to people, but she has deprived the PM of his legitimate powers, and that is being exposed by the 2 books of their own former aide. She charged others of being divisive and communal, but the track record of Congress is that they are the divisive force and they do the communal politics in all situations. And therefore, this advertisement in shape of an address to the nation won't work for Congress. कल से राहुल गांधी आरोप कर रहे हैं कि 1 रुपए में जमीन दी, 45,000 एकड़। हमने कहा भाई साहब होमवर्क तो करते जाओ आरोप लगाने से पहले। हाँ, 1 रुपए में जमीन दी, लेकिन मोदी सरकार ने नहीं, वाघेला सरकार ने, जिसको कांग्रेस का समर्थन था। Rahul Gandhi yesterday charged us that Gujarat government has given 45,000 acres of land at 1 rupee. He should really bother about his homework. He should do homework proper. He is not doing. Yes, land was transferred at the rate of ₹1, but by Waghela government supported by Congress and not by BJP government.
This falsehood is being spread just to defame and just to defame the Gujarat government and confuse the voters. लोगों को भ्रमित करने के लिए और गुजरात को बदनाम करने के लिए ये जानबूझकर इस तरह का एक षड्यंत्र के तहत इस तरह का एक डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन कांग्रेस चलाती है। हम तो कहते हैं कि भाई राहुल गांधी जी, आप दूसरों पर सवाल उठाने के पहले 3 सवालों का उत्तर दीजिए पहले, कि वो गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल हर बार बोलते हैं। आपका ये लूट का मॉडल क्या है, ये तो समझाओ देश को, कि जिसमें जीजा जी को किस दाम पर और किस मॉडल के तहत जमीन मिलती है और कितनी जमीन मिली आज तक, कैसे मिली। राष्ट्रपति भवन के पास जिस कंपनी को जमीन मिली सस्ते में, उसका और जीजा जी के कंपनियों का क्या नाता है, ये कौन सा मॉडल है, बताओ तो सही। और 2G के लाइसेंस और कोयले के खदान, ये किस लूट मॉडल के तहत दिए गए। ना उसका कोई रिकॉर्डिंग है, ना कुछ कारोबार है, सभी कांग्रेसियों को मिल गए। जिनको कोल खदानें मिली, जिन पर आज FIR दर्ज है, उसमें लगभग बहुत सारे तो कांग्रेसी है। और बाकी लोगों को जो अयोग्य कंपनियां थी उनको मिली, कैसे मिली। अगर आधे से ज्यादा आज खारिज कर दिए हैं तो कैसे खारिज हुए इतने, यानी आपने गलत दिया था। तो राहुल गांधी, आप दूसरों पर उंगली उठाने के पहले इन 3 सवालों का जवाब दीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि दूसरों पर उंगली उठाने के पहले राहुल गांधी जी को चाहिए कि हमारे 3 सवाल जो हमने पूछे हैं उसका जवाब दे, और गुजरात मॉडल की जो चर्चा करते हैं वो कांग्रेस का लूट का मॉडल क्या है वो भी देश को बताए। और इसलिए हमने 3 सवाल पूछे कि भाई आपके जीजा जी को कितनी जमीन किस दाम पर और किस मॉडल में मिली, ये जरा बताओ। राष्ट्रपति भवन के पास जिस कंपनी को इतनी सस्ती में जमीन मिली, उसका और जीजा जी के कंपनियों का क्या नाता है, बताओ। और 2G स्पेक्ट्रम और कोयले खदान, ये अयोग्य कंपनियों को कैसे मिले और कांग्रेसियों को कैसे मिले, इसका भी एक मॉडल और प्राइस, क्या प्राइस उसके लिए चार्ज की गई, वो भी बताओ। ये हम कह रहे। सभी सरकारें, राज्य सरकारें किसी की भी हो, अपने राज्य में उद्योग आकर्षित करने के लिए रियायती दरों पर जमीनें देते हैं। उसकी एक नीति होती है और उसमें कोई बुराई नहीं है। आखिर रोजगार कैसे निर्माण होगा, उद्योग कैसे आएंगे। उद्योग हवा में नहीं लगते, उद्योग जमीन पर लगते हैं। तो उद्योग लगे, राजस्व बढ़े, राज्य की आय बढ़े, उत्पादन बढ़े और रोजगार बढ़े, इसके लिए उद्योग लाने की हर संभव कोशिश हर राज्य करता है। उसके नीति के तहत अगर पारदर्शी तरीके से काम होता है तो किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जानते हुए भी कि सभी सरकारें इस तरह की नीतियां बनाते हैं, फिर भी जानबूझ के गुजरात को टारगेट करने की ये कोशिश है, क्योंकि सवाल पैदा करके, क्योंकि मोदी जी जो सवाल उठा रहे हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, गरीबी के और भ्रष्टाचार के, उसका जवाब तो कांग्रेस के पास है नहीं। और इसलिए इस तरह की आज हमले किए जा रहे हैं और जो बिल्कुल ही पर्दाफाश जिसका हो गया है। राहुल गांधी's accusation against Gujarat government for doling out vast tract lands at ₹1 is attempt to defame Gujarat government, Gujarat and Modi, and this shows exasperation of Congress. Yes, Rahul Gandhi is right. In Gujarat, land was given at ₹1 to the industries, but not by Modi government, but by Waghela government when he was the chief minister, supported by Congress. He should have done homework proper. Before leveling baseless charges against others, he must answer following 3 questions.
he should tell the nation as to how much land has been given to his brother-in-law and under what price formula. He is criticizing day in and day out about Gujarat model of development. We are asking, explain your model of loot to the nation. He should also clarify as to what is the relationship between the companies owned by brother-in-law and the company which purchased at a very concessional price a very prime property near in the vicinity of Rashtrapati Bhavan. And Rahul Gandhi also should answer that how, at what price the coal block licenses were given, at what price the 2G licenses were given. Now they thoroughly stand exposed. They stand exposed thoroughly with the new revelations from the two books. Let us have a saner debate. All state governments have an industrial policy under which every state offers competitive concessional package to industries to attract them, because that only is the way to increase production, increase employment, and increase the state income. And therefore, if there is a transparent implementation of an industrial policy of a state, nobody should raise question about that. But instead of appreciating the transparent mechanism, Rahul Gandhi is going for accusation to avoid the embarrassing questions put up by Modi about inflation, corruption and unemployment. And therefore, all these diversionary tactics really won't work with the masses. तीसरी एक बात है, जो पारक साहब की कल किताब आई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो स्वयं कोल के सचिव थे और उन्होंने कॉम्पिटिटिव बिडिंग का प्रस्ताव रखा था। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को मंजूर था, लेकिन प्रधानमंत्री पद पे थे, सत्ता में नहीं थे, इसलिए उनकी नहीं चली। दसरी नारायण राव एमओएस है, वो उनको चैलेंज करता है और उसके ऑब्जेक्शन को प्राइम मिनिस्टर ओवररूल नहीं कर सकते। कौन विश्वास कर सकता है? तो ये बहुत ही अजीब कहानी सामने आ रही है कि हेल्पलेस प्राइम मिनिस्टर एंड वेरी टफ एंड डिसाइसिव मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ऐसा कैबिनेट दुनिया ने कभी नहीं देखा। ये पहली दफा हो रहा है। और कोल के लाइसेंस ऐसे बटे, कहां से चिट्ठी आती थी? और हम सीबीआई को भी एक सवाल करना चाहते, सीबीआई बताए कि जो मॉडल दिखाई दे रहा था कि चिट्ठी आती थी और चिट्ठी के अनुसार वो अलोकेट होते थे कोल ब्लॉक, तो वो चिट्ठी का इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रहे। अगर रिकॉर्ड में एक भी रीजन नहीं लिखा है, एक भी कारण नहीं लिखा है कि इनको क्यों दिया और बाकी एप्लीकेंट्स को क्यों नहीं दिया, कारण नहीं है कहीं। और ये दूसरा भी है कि कोई एक 10 एप्लीकेंट्स है तो 10 में किसका गुण के अनुसार ज्यादा अच्छा है, किसका कम है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। What in commercial terms we say a competitive appraisal, comparative appraisal, that is not done. Due diligence is not followed. And more importantly, there are no reasons cited or recorded why somebody is allotted a coal block and why others are not allotted. So these are the valid questions. Government must answer. It's not a small loot. 17 billion tons of coal reserve worth 50 lakh crore was given on a platter to 140 private companies. Can this happen anywhere in the world? In Congress regime, you don't get even a simple ration card for free. And this was done, this was given free. There was a quid pro quo. The CBI is not investigating that quid pro quo. And that is what charge. That investigation is superficial. What Parakh is saying is right. The investigation is superficial. The investigation is not real. And therefore, you are not going to the root of the scam. हम इसलिए मांग करते हैं कि बताए प्राइम मिनिस्टर कि इस तरह के जो सारे सवाल हमने 5 सवाल हमारे प्रेस नोट में किए हैं, आप पढ़ेंगे, लेकिन मूल मुद्दा है कि इतना कोल का बड़ा घोटाला हुआ
उस कोल खदानों के आवंटन के घोटाले को आपने सही तरह से ना उसकी, जो जिन अधिकारियों ने सीबीआई के रिपोर्ट को प्रभावी किया, उसको देखा, उसको बदलने की कोशिश की। कानून मंत्री तो चले गए, उनको इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन जिन अधिकारियों ने, पीएमओ के और कोल मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने जिन्होंने सीबीआई के दफ्तर में जाकर बदलने की कोशिश की, उनको क्या सजा हुई? 6 महीने हो गए, उनको क्यों नहीं, उनको क्यों बख्शा जा रहा है? उनके पास ऐसी कौन सी जानकारी है? फाइल कैसे मिसिंग हो गए? तो ये जो सारे सवाल है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार जा रही है, लेकिन जवाबदेही से नहीं बच सकती। The government is going, but it can't wish away their responsibilities, and they are accountable to what they have done. And therefore, we have given our reaction on these 3 important issues: on Sonia Gandhi's speech, on Rahul Gandhi's diatribe against Gujarat in desperation, and the coal block revelations. On our side, that's what we have. इस विषय पे कुछ है तो पहले लेते, फिर दूसरा। हाँ, ऐसा है, प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति वो कैसे दिखता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या काम करता है ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते कि उन्होंने अपने सामने लूट होने दी। ही इज गिल्टी ऑफ कॉम्प्लिसिटी। या केतकी वो I'll come to that. हाँ, on these 3 issues first, if you have anything. हाँ, नहीं, let government take the decisions after it is formed. Let us not I'll not like to answer for the future. Yeah. आपको लगता है कि राहुल गांधी जो है कमजोर हो गए, नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ने में, इसलिए सोनिया गांधी आगे आई? बिल्कुल, एक साफ हो गई, वो उनके अंदर का मामला है। कांग्रेस अपना नेता कौन तय करे ये कांग्रेस का विषय है, उसमें हम जाना नहीं चाहते। लेकिन अब कांग्रेस की हालत ऐसी है कि किसी को भी नेतृत्व में रखे उनका पराजय लिखित है, वो विधि लिखित है। एक तरह से लोगों ने लिख दिया दीवार पर कि इस बार आपको जाना है, और इसलिए अब कोई भी नेता बदलोगे कोई उपयोग नहीं होगा। लेकिन ये निश्चित है कि कल का सोनिया जी का भाषण यही दर्शाता है कि नाउ शी विल बी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एंड राहुल जी को अभी थोड़ा पीछे रखेंगे। वो टॉफ़ी बलून वगैरह उसी में अभी तक है, टॉफ़ी बलून। अब गुब्बारे फोड़ने का ये उम्र है, मुझे पता नहीं था। अब तो ये तो मैंने पहले कहा कि भाई मैनिफेस्टो चुराने की कंप्लेन करोगे तो मैनिफेस्टो को उल्टा तो नहीं कह सकते, ठीक ही कहना पड़ेगा। क्योंकि अगर कॉपी कैट है तो फिर उसमें गलत तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप गलत थोड़ी ना करोगे मैनिफेस्टो। तो ये छोटी चीज़ बात कर रहे हैं लोग। और जहाँ तक प्रियंका जी का सवाल है, तो मैं, वो कोई कांग्रेस की पदाधिकारी नहीं है, तो मैं कोई जवाब देना नहीं चाहता उसमें। We will carry forward the policies as envisioned and implemented by Atal Bihari Vajpayee. सबके साथ दोस्ती करेंगे। वेंकट जी, Tamil Nadu fishermen, Sri Lankan Tamil issue, and the Kaveri issue. Saying the BJP is more concerned about Karnataka want to retain the power of capital.
Tamil issue has been totally sacrificed by the BJP, according to the major political parties of Tamil Nadu. Would you like to react to that? Yes. This is not a correct perception because, as far as Sri Lanka and our relations are concerned, and these two issues of fishermen continuously getting arrested, Kachativu and other issues, they are part and parcel of our relationship issues with the Sri Lankan government, which we have said we will better. Second, as far as water is concerned, Kaveri or otherwise also, it is very important issue for the whole country, and we have already addressed that. Our manifesto is a guideline, a roadmap. The government take step-by-step decisions on each issue, but this is a guideline that is the direction in which we will go ahead. Now you can ask. Yes. Day for yesterday, Modi addressed a rally in Tamil Nadu. During the same day, he went to Rajinikanth's residence to get his blessing. Whereas your alliance partner Vijaykanth was very upset, being an alliance partner, whereas the BJP is least bothered about the alliance partner. Instead of coming to my home, they went to Rajinikanth's residence. This was the allegation made by. So everybody wants to call Modi, no? That's good thing. Recently, more than one letter, in fact, two letters have been written by artists and people who are either academics saying that voters of India should be careful not to vote in the combination of corporate and communal politics and they should keep away from that area and worry about democracy. These so-called progressive intellectuals write always about not to vote Modi and appeal, but people don't listen to them. That's good part of it. The issue is they don't speak on ethnical cleansing in Kashmir. They don't talk about contentious issues, many of which have come to light nowadays. They don't talk about all those issues. They only speak on convenient issues to them. But it's a democracy, everybody has a right. Also at the CBI function, the former governor of West Bengal, Gopal Krishna Gandhi, at the CBI function itself said many perceive the CBI as a department of dirty jails. That you should publicize his speech. Because, no, we have always said that Central Bureau of Investigation, the only investigating agency we have, has been used, abused and misused by the Congress regime always. It should be really an independent and professional investigating agency. प्रियंका गांधी ने कहा है कि मनमोहन सिंह सुपर पीएम है। क्या डिपेंड करिए जिस तरह से फोर्थ ब्लॉक का और जिस तरह खुलासा हुआ है या बारूद का मैंने कहा वैसे सोनिया जी वो परिवार का हिस्सा है उनके पहले फैमिली का, लेकिन वो कोई कांग्रेस की पदाधिकारी नहीं है, तो उसके वो क्या प्रियंका, तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। नहीं, मेंबर होगी लेकिन सी आधार, the Congress government started Aadhaar program, though they were mandated to start really the national population register and issuing of citizenship card, but instead of doing the primary job which they were mandated to, they came up with the idea of Aadhaar, and without providing any legal structure to it, they made Aadhaar Niradhar, and which got exposed in the Supreme Court. And that's why today it's a useless thing with us. is party going to get the bill on the table or will wait that it will be scrapped? The government will take the decision after government is sworn in. Yeah. पीछे हाँ एक मिनट प्रियंका गांधी ने कहा कि वरुण गांधी ने उनके परिवार के साथ धोखा किया। वरुण गांधी ने जवाब दिया है, जो उनका जवाब आपस में देना था दिया है। मेरा सवाल ये है कि कुमार इस बार संघ और मोदी की तारीफ कर रहे थे अमित शाह, लेकिन आज उन्होंने संघ की तुलना लश्कर तोड़ा से की है और दूसरा ये है कि अरविंद केजरीवाल उनके नॉमिनेशन में नहीं गए हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, इसलिए इसको किसी रूप में मत देखो। इस आप पार्टी को आप देखो ही मत, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, जनता का कोई समर्थन भी नहीं है। चुनाव के जब नतीजे आएंगे तब साफ हो जाएगा। लास्ट एक मिनट पारेख साहब ने अपनी किताब में ये जिक्र किया है कि 17 अगस्त 2005 को जब मनमोहन सिंह से मिलने गए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं प्यार देना चाहता हूँ।
नहीं, ये तो आप यहाँ हमारे नेता है ना, आप पूछिए हाँ उनसे, वो घटना बताएंगे क्योंकि हमारे कोई व्यक्ति ऐसे नहीं बिहेव करते। कमलेश हाँ प्रकाश जी 16 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन इससे एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने अपना घर बदलने का फैसला कर लिया। चुनावी नतीजों का वो इंतजार भी नहीं कर रहे वो 3 नहीं, अच्छा है क्योंकि वो ही इज ऑलरेडी रिटायर्ड हर्ट। कमलेश जी आप हाँ हमारे घोषणा पत्र में, हमारे चुनाव संकल्प पत्र में हमने देश की विविधता में एकता कैसे लाएंगे और विविधता के जो अनेक पहलू है, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उनको आधुनिक शिक्षा कैसे मिले, उनकी उन्नति कैसे हो, उसके बारे में विस्तार से हमने कार्यक्रम लिखे हैं। आपको और एक कॉपी देंगे। विकास जी आपका सवाल हाँ ये बिल्कुल साफ है, हर उम्मीदवार अपने चुनाव क्षेत्र में सभी लोगों को मिलता है। एक सवाल जो आपने नहीं पूछा वो भी मैं उसका जवाब देता हूं क्योंकि फिर आपको पूछना ना पड़े। तो मुद्दा फर्क है, सोनिया गांधी जी इमाम बुखारी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल मिला था और कल राजनाथ जी जो गए थे मिलने के लिए, उसमें फर्क है। फर्क ये है कि सोनिया जी ने कहा था कि प्लीज इंश्योर दैट यूर वोट्स डोंट स्प्लिट। मजहब के आधार पे वोट मांगने की उन्होंने कोशिश की थी और न बंटने का आह्वान किया था। तो ये मजहब के आधार पे वोट मांगना गलत था, इसलिए विवाद बना। कल हमारे अध्यक्ष जी राजनाथ जी गए, वहां मजहब के आधार पे वोट न मांगे न उसकी चर्चा हुई। चर्चा हर एक वोटर और हर मजहब के जो प्रमुख लोग हैं उनको सबको मिलने का उनका कार्यक्रम चल रहा है, उसमें वो मिले और मुस्लिम समाज की तरक्की, क्योंकि वो देश के 125 करोड़ की हम बात करते हैं। तो हाँ, इसलिए मैं भी समाप्त कर रहा हूँ। तो हाँ, तो इसलिए उसमें और इसमें दोनों में वो फर्क है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।